आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जापान की बात करेंगे। इतिहास की सबसे क्रूर सेना जापान। आज जापान बहुत शांत है, आपको पता ही है। एकदम शांत है, डेमोक्रेसी है, एशिया के एक डेवलप्ड कंट्री है, गजब का डेवलपमेंट है। जापान एक मॉडल है हमारे लिए, एक आइडियल कंट्री है। लेकिन जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। जापानियों के बारे में बोला जाता है कि ये लोग सोए हुए शैतान हैं। शैतान इन द सेंस कि ये अगर अपने पे आ गए तो पूरी दुनिया के अकेले बैंड बजा देंगे। लेकिन अच्छी बात है, अभी जापान शांत है। और जापान, सबसे अच्छी बात है, भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। तो आज हम इतिहास की बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं, वर्ल्ड सीरीज मैंने कवर की है, टोटल 25 लेक्चर्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, बहुत बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट, एक एक घंटे के सारे लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा। तो उसमें मैंने जापान के बारे में बताया, लेकिन आज हम सिर्फ इनके वॉर क्राइम्स के बारे में बात करेंगे कि कितनी क्रूर थी जापानी सेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी 6000 सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। देखिए, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। आप इंस्टा पे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो। अगर आप मुझे सवाल पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे पूछिए। ट्विटर पे भी फॉलो करो। दोनों जगह मैं अपडेट्स डालूंगा, क्योंकि फेब में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। फेब से मैं सबसे मिलना शुरू करूंगा। ये है ना, कितने हंसते खेलते बढ़िया बंदूक जापान ये, लेकिन इनकी हंसी पे मत जाइए। बहुत 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 खतरनाक लोग हैं, ठीक है। ये खाली हंस ये दूसरों की परेशानियों पे हंसते थे। जापानी आर्मी, पहले हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। मैंने मैप नहीं लगाया है, चलो कोई बात नहीं। ये आप देखिए, ये इस तरीके के थे, ऐसे देख रहे हैं ना। ये सब चाइनीज हैं, ये चाइना के लोग हैं। और ये किस तरीके से काट रहे गर्दन। दो जापानी ऑफिसर में शर्त लगी थी कि कौन ज्यादा गर्दन काटेगा, ठीक है। ऐसे होता था वहां पे, मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रेप्स ऑफ नैनकिंग इतिहास का एक ऐसा चैप्टर, जब पूरे चाइना को हिला के रख दिया। जापानी पूरे पागल थे। वो इतने खतरनाक, वो नए नए मेथड इजाद करते थे कि टॉर्चर कैसे किया जाए। इनके जो लैब एक्सपेरिमेंट होते थे बहुत खतरनाक। वर्ल्ड वॉर 2 में तो इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। बहुत बुरी हालत, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। देख सकते हैं ना कि कितने गरीब ऐसे मार रहे हैं लोग। ये देखिए आप, ठीक है। ये कितना चाइना इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट हुआ है। आज जो चाइना का स्टैंड है वो इसीलिए तो है। चाइना जितना पावरफुल इसीलिए है कि चाइना बोलता है कि हमने जितनी बेइज्जती सही इतिहास में, अब हम नहीं सहेंगे। यार देखिए आप, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो बहुत ही कॉमन तस्वीर है, कुछ तस्वीरें तो मैं लगा नहीं सकता, ठीक है, इतना ज्यादा खतरनाक। ये कंफर्ट वुमेन्स थी। ये इन औरतों को जब छुड़ाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब की तस्वीर है। कंफर्ट वुमेन्स, आपको पता है कि कोरिया पे जब जापान ने कब्जा किया तो उनकी औरतों को उठा के वो वैश्यावृत्ति में लगा देते थे, प्रोस्टिट्यूट बना देते थे, ठीक है, बेच देते थे। और जापानी जब भी उनका मन होता था याशी करने आते थे। इतनी बुरी हालत थी, ये आप देख सकते हैं। और ये आज भी बड़ा विवाद है, ठीक है। जापान ने, हालांकि ये माफी मांगो कोरिया कहता रहता है, लेकिन देखिए अब तो जापान बहुत शांत है, अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती थी। इनके पति को तो मार ही दिया जाता था और इनकी औरतों को उठा के बेच दिया जाता था। बहुत दिक्कत। अब दोस्तों, हम जापान की बात करते हैं। देखिए, जापान क्या शुरू से ऐसा था? नहीं। जापान को इतना खूंखार बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, जापान एक बहुत पुराना देश रहा है। अभी एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, मैं उसका नाम भूल गया। अरे यार, नाम भूल गया मैं। और बहुत बेहतरीन मूवी थी, आप वो देखिएगा। तो उसमें जापान 16th और 17th सेंचुरी जापान के बारे में दिखाया है, जब वहां पे क्रिश्चियनिटी, जापान में भी क्रिश्चियनिटी फैली, लेकिन वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज को मार दिया जाता था। तो जापान शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ पे आज से नहीं बल्कि 3000 सालों से मोनार्की है। राजा महाराजा को चुपचाप अपने में ही रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब दोस्तों इसमें काफी ज्यादा मतलब युग है, फिलहाल हम उसको अभी छोड़ते हैं, हम जापान का इतिहास नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, जब कॉलोनाइजेशन हुआ और अमेरिका जापान के पास गया 1860 में, अमेरिका ने जापान के सिर पे बंदूक रखी और बोला कि अब तुमको अपनी देश को खोलना होगा। अब हम तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे। जापान के पास और कोई क्या कहते हैं कि चारा नहीं था। और उसके बाद दोस्तों, मेजी रेस्टोरेशन शुरू होता है 1869 से। जापान को, जब जापान पूरी दुनिया के लिए क्लोज था, जापान को खोलना शुरू किया। और उसके बाद बड़े बड़े शिप्स आते थे, ट्रेड होता था। 1869 में जापान को पूरा बदल के रख दिया गया, जापान पूरा खुल गया। और यहां पे जापान की आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया। 1890 आते आते जापान का नया संविधान, और जापान की आर्मी, इंपीरियल आर्मी, राजा के अंदर, राजा सर्वोपरि, समुराय को एबॉलिश करके, लैंडलॉर्ड को एबॉलिश करके, बस एक आर्मी को प्रॉपर रीऑर्गेनाइज किया गया।
और उसके बाद जापान ने ऐसा भयानक एक्सपेंशन किया कि पूरे एशिया को कब्जे में ले लिया। जापान ने रशिया को हरा दिया। ठीक है, कब हुई थी भैया जापान और रशिया की वॉर? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। जापान और रशिया की वॉर, रशिया उस समय इतना बड़ा साम्राज्य था। पहले तो चाइना को जापान ने पूरा उसको कब्जे में लिया, मतलब अपना देखिए आप इतना 1800 से लेकर 1900 तक, ठीक है, चाइना ने सारे युद्ध हारे, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो ब्रिटिश से हो, मतलब ब्रिटिश अमेरिका नहीं लेकिन ब्रिटिश। चाइना पे इन्फ्लुएंस किसका था? वेस्टर्न। और यहां पे जो फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर था 1894 में, वो भी चाइना हार गया। तो यहां पे जितने इंपॉर्टेंट चाइना के जो टाउन्स थे, जो इंपॉर्टेंट, जो मंचूरिया रीजन था, जो कोरिया रीजन था, कोरियन पेनिनसुला, वो सब जापान के कब्जे में आ गया। और उसके बाद जापान ने रशिया को जाके हरा दिया भैया। इसीलिए तो रशियन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह यह भी तो मानी जाती है ना कि जापान से रशिया हार गया था। रशिया इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य दोस्तों, रशियन एम्पायर। जापान इतना छोटा सा देश, 4 आइलैंड से ही तो बना है जापान, कहां बहुत बड़ा देश है, हरा दिया। कितने लोग थे दोस्तों? बहुत कम लोग थे, लेकिन उसके बावजूद एफिशिएंसी इतनी थी, टैक्टिकली जाके रशिया को हरा दिया इन्होंने। और उसके बाद भारत में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि 1905 में सब हुआ, भारत में जो मूवमेंट चल रहा था, भारत को तब पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर एक इतना छोटा सा देश इतने बड़े साम्राज्य को हरा सकता है, तो हम भी ब्रिटिशर को हरा सकते हैं। तो इसका पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ा। तो जापान का प्रभुत्व पूरी दुनिया में बढ़ गया। और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 आते आते दोस्तों, जापान ने पूरे एशिया पे कब्जा कर लिया। पूरे एशिया पे कब्जा, मतलब देखिए एशिया पे नहीं पूरे, लेकिन उसके एक्सपेंशन की वो थी, नीतियां थी। ठीक है, तो जापान साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा कर लिया था, सब कुछ जापान के पास आ गया था, जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज। और अल्टीमेटली हम देखते हैं 1945 में, 1945 में, मतलब देखिए 1941 में हम देखते हैं कि पर्ल हार्बर पर अटैक किया दिसंबर में, और 1941 में ही फिर अमेरिका वॉर में कूद गया। अब जब अमेरिका वॉर में कूदा, तो उसके बाद जापान की बैंड बजा दी। जापान और अमेरिका सीधे वॉर में थे। इधर जर्मनी हार ही गया था, मतलब 1944 आते आते जर्मनी हार गया था, और इटली तो खैर जर्मनी के पीछे पीछे चलता था, तो उसका कोई वो। फिर उसके बाद जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिरा दिए, और फिर जापान ने सरेंडर किया, और जापान में फिर एक नया युग शुरू हुआ। जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और पहली बार किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। फिर अमेरिका को लगा कि यार हमने थोड़ी गलती कर दी है, हमको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने जापान के कंधे पे हाथ रखा, बोला बिल्कुल परेशान मत हो, तुम अपने लिए डेवलपमेंट करो, हम तुमको जितना हो सकेगा हम मदद देंगे। तो आपको जान के सरप्राइज होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने कभी भी अपनी आर्मी बनाई नहीं। उनकी बहुत छोटी सी आर्मी है, पूरी प्रोटेक्शन अमेरिका देता है। एक आर्टिकल है ना, वो कौन सा आर्टिकल है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी उसको हटाने की भी मांग चल रही थी कि जापान को अब हम दोबारा अपनी आर्मी बनाएंगे। और अगर जापान ने अपनी आर्मी बना ली दोस्तों, तो समझ लीजिए कि वो क्या कर सकते हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तब पता चलेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका पूरा प्रोटेक्शन देता है जापान को। तो जापान की डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? क्योंकि उसको अपनी आर्मी पे स्पेंड नहीं करना है। जापान इतना ज्यादा डेवलप्ड है, आज भारतीय भी जापान में जाते हैं बहुत। अभी तो जापान में बहुत शांति है, डेमोक्रेसी का प्रतीक है जापान, और जापान काफी डेवलप्ड है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका उसको पूरी प्रोटेक्शन देता है। और अब जापान चाइना से परेशान है। ठीक है, तो अभी चाइना जो बदतमीजियां कर रहा है, वही जापान बोल रहा था कि भैया देखो समझ जाओ, वरना फिर हमने अगर करना शुरू कर दिया तो हम सबकी बैंड बजा देंगे। तो ये फिलहाल इन शॉर्ट हिस्ट्री थी जापान की। अब दोस्तों हम वॉर क्राइम्स पे आते हैं कि जापानी इंपीरियल आर्मी ने क्या क्या किया। देखो, एशियन होलोकॉस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए। और यहां पे मिलिट्री पर्सोनल ने 19वीं सेंचुरी में इन वॉर क्राइम्स को अंजाम दिया। इसमें एम्परर हिरोहितो थे, ज्यादातर क्राइम्स इन्हीं के ही रेन में जो थे वो हुए। इंपीरियल आर्मी जापान थी, जापान की नेवी बहुत जबरदस्त थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आपको बता दूं कि ऐसा बताया जाता है कि जापान ने कम से कम 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ लोगों को मारा है, या तो उनका मसाकर किया है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया। आपको पता है जापान ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया, इनकी बड़ी बड़ी लैब्स होती थी। या तो उनको भूख से मारा है, या उनको इतना ज्यादा काम करवाया जिसको फोर्स लेबर बोलते हैं कि वो अपने आप ही मर गए। जापान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। ठीक है, तो इतनी बुरी हालत हुई है। तो इसीलिए अब देखिए, जब जापान ने किया तो जापान को भी यह पता था 1950 के बाद जापान ने इतनी बार माफी मांगी है, इतनी बार माफी मांगी है कि क्या बताएं। जापान ने जो वॉर क्राइम्स कमिट किए ना, वो बहुत बार माफी मांगता रहा कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। और जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम अपना रोल समझते हैं, हमने जो डैमेज और सफरिंग किया बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम अपनी गलती तो मान ली।
ये हम आज के बाद कभी नहीं होने देंगे, और हम सारे उन देशों से माफी मांगते हैं जिनको हमने परेशान किया है। कई बार ऐसा हुआ है। कंफर्ट वुमेन जो सेक्स स्लेव्स थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट देखिए यहां पे कुछ जो कंफर्ट वुमेन थी, सेक्स स्लेव जिनको बोला जाता था, कंफर्ट वुमेन, मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट बताया। कंफर्ट वुमेन क्या थी? ये सेक्सुअल स्लेवरी बाय इंपीरियल जापानी आर्मी क्या करती थी कि जबरदस्ती औरतों को उठा लेती थी और प्रोस्टिट्यूट वैश्यावृत्ति में ढकेल देती थी। कोरिया से, चाइना से सबको लेके आती थी। आपको पता है कि लगभग 3.5 लाख से 4.5 लाख कंफर्ट वुमेन थी। इतनी बुरी, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और आपका हर जगह से, ठीक है। तो ये सब जगह से ये औरतें लेके आती थी, औरतें को लेके आते थे। लेकिन जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात में माफी मांगने से इनकार कर दिया कि उनका इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं था, ठीक है। न्यूट्रल पावर से अटैक और किस तरीके से आर्मी इनकी ऑर्गेनाइज थी, जापान की आर्मी को हिटलर की आर्मी से कंपेयर किया जाता था, ये सब तो हमको पता ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं मास किलिंग्स की, ठीक है। जापानी आर्मी ने मर्डर किया है 1937 से। भैया, जब रेप ऑफ नैनकिंग में जब जापान ने अटैक किया चाइना के 1937 में, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर भी स्टार्ट हो गया था, तो 14 दिनों तक इतनी बुरी हालत की थी दोस्तों, लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। गड्ढे खोदते थे वो, लोगों को डाल के जिंदा जला देते थे, औरतों का रेप करना शुरू किया, लाखों लोगों को इन्होंने मार दिया। एक वहां पे क्या था कि एक स्टोरी है कि वहां पे एक मॉन्क जा रहा था, मॉन्क को उन्होंने पकड़ा और एक औरत को वो लेके आए। उन्होंने बोला उस मॉन्क से कि तुम इस औरत के साथ गंदी हरकतें करो, और उसके बाद उस मॉन्क का गला काट दिया। ऐसे खतरनाक जापानी जो है वो एकदम, मैंने बताया ना कि दो यहाँ पे जापानीज ऑफिसर में शर्त लगी थी कि कौन कितने ज्यादा गले काट सकता है। इसमें एक बेहतरीन किताब है, रेप्स ऑफ नैनकिंग, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार किताब है वो। तो 1937 से लेकर 45 तक जापान ने कम से कम 1 करोड़ लोगों से ज्यादा का मर्डर किया है, आपको पता है, जिसमें 60 लाख तो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज हैं, कोरियंस, मलेशियंस, इंडोनेशियंस, इंडो चाइनीज और अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। आपको बता दूं कि जब एलाइड पावर्स वॉर में थी तो जब जापान पे वो बम बरसाते थे, तो अगर उनको लगता था वो हार रहे हैं तो वो मार लेते थे अपने आप को। उनको पता था कि हम जापानीज आर्मी के हम संपर्क में नहीं आ सकते, अगर हम सरेंडर करेंगे तो जो ये हमारे साथ सलूक करेंगे वो इतना खतरनाक होगा, मौत से भी बदतर होगा, इससे बेहतर अपने आप को गोली मार लो। ऐसा होता था। 1937 से 1945 तक कम से कम 40 लाख चाइनीज को मारा गया है। अगर टोटल की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा चाइनीज मारे गए हैं। नैनकिन मसैकर जो हुआ दोस्तों, इतनी बुरी, दिसंबर में 1937 जो नैनकिन मसैकर हुआ, उसमें इतनी बुरी हालत थी, इतने लोगों को मारा, मास रेप हुए इसमें। 13 दिसंबर से जनवरी, मतलब अर्ली जनवरी तक, 1938 तक ये सब चलता रहा। मास किलिंग्स हुई थी यहाँ पे। जापानियों ने चाइनीज की बैंड बजा दी थी। 6 हफ्ते तक जापानियों ने पूरे नैनकिंग को कैप्चर कर लिया था और 40,000 से लेकर 3 लाख लोगों को मारा था। वाइड, इसमें रेप इसीलिए बोला जाता है ना, वाइड स्प्रेड रेप एंड लूटिंग्स, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद में इन सब पे मुकदमा चलाया गया। देखिए बाद में जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठी, सब पे मुकदमा चलाया गया। तो यहां से सेकंड साइनो जापानीज वॉर भी शुरू हो गया था। ये बड़ा ही एक डार्क चैप्टर है, रेप्स ऑफ नैनकिंग, ठीक है। जापान ने एक पॉलिसी बनाई थी, किलिंग पॉलिसी, और इसमें जो हुई मुस्लिम थे चाइना में, उनको तो बहुत हुई, एक क्लस्टर्ड विलेज था और वहां पे सबको पकड़ा, एक साथ सबको जिंदा जला दिया, गड्ढे खोदे उसमें उनको डाल के जिंदा जला दिया। जब एलाइड फोर्सेस जापान में गई तो जब उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, गड्ढों में तो इतने सारे कंकाल मिले हैं, हालत खराब हुई थी। मलेशिया में पलित सोलोंग मसाकर जो था, उसमें और मतलब बड़ी दिक्कत थी, इतने सारे क्राइम्स किए थे कि क्या बताएं। लाहा मसाकर हुआ, उसमें 705 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इन सबकी डेथ्स हुई। मनीला मसाकर में तो 1 लाख से ज्यादा, 1945 में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। सिंगापुर मसाकर में भी, शुकचिंग मसाकर, इतने सारे लोगों को, 50,000 से 90,000 लोगों को, कितने लोगों को। कालागोंग मसाकर हुआ दोस्तों, यहां पे पूरी तरीके से तहस नहस कर देते थे जापानीज देशों को। ऐसा टेरर होता था ना, वो बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, सो जाओ वरना जापानीज आर्मी आ जाएगी। अच्छा, भारत में भी क्या हो रहा था, इंडिया में अगर आप देखेंगे बहुत सारे मैसेकर हुए। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या था, इंडिया में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गांधी जी ये बोल रहे थे कि हमको वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट नहीं लेना है। देखिए, भले ही जापान जो था
वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था और ये पॉइंट्स भी दिया जा रहा था। लेकिन गांधी जी को ये पता था कि अगर हम ब्रिटिशर में पार्ट लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली जो है वो जापान का साथ देंगे, और एक बार ब्रिटिशर चले जाएंगे तो भैया जापान हमारे ऊपर आ जाएगा, और जापान तो ब्रिटिशर से और ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए बेस्ट है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जाओ ही नहीं। इसका एक ये भी पॉइंट है। फिर उसके बाद ये तो मास किलिंग हुई, सेकंड पॉइंट है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। जापानियों ने यूनिट 731, मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है यूनिट 731 पे, बाकायदा प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे ये एक्सपेरिमेंट करते थे। आपको पता है इसमें लोगों के जो बॉडी पार्ट्स है वो काट दिए जाते थे, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाते थे, और यहां पे छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनके अंदर कीड़े डाल दिए जाते थे और देखते थे। जर्म वॉरफेयर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कम से कम 6 लाख लोगों पे किए हैं। आपको पता है 3,000 से ज्यादा डेथ्स हुई है यूनिट 731 में, ये बाद में पता चला। तो इसमें जो जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वो अजीबोगरीब दवाई देती थी, उसमें इंसान मरता नहीं था लेकिन तड़पता था, है ना, मरता नहीं था, उसको पैरालिसिस हो जाता था, और उसमें भी वो मौत की भीख मांगता था, लेकिन ये लोग मरने नहीं देते थे। ठीक है, लगातार ये लोग टॉर्चर जो है वो करते रहते थे। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन भी जापान का बड़ा फेमस। और ऐसे ही एक डॉक्टर थे जोसेफ मेंगेले। जोसेफ मेंगेले की बात करें तो जर्मनी में जिस तरीके से इन्होंने ब्रूटैलिटी की है, सेम टू सेम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जर्मनी में भी होते थे। केमिकल वेपन्स भी देखिए, केमिकल वेपन्स आज तो बैन है, लेकिन जापानीज आर्मी ने फुल स्केल फॉस्जीन गैस हो गया। फॉस्जीन पता है ना कि अगर कमरे में फॉस्जीन गैस है तो आप आग से भी बदतर होती है, वो आपके स्किन पूरी जलने लगेगी। तो फॉस्जीन गैस का यूज, नौसिया गैस रेड जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड गैस येलो, इन सबका कॉमिंटोंग और कम्युनिस्ट चाइनीज ट्रूप में 1939 में इन्होंने किया। केमिकल वेपन भी इन्होंने भर भर के यूज किया, टॉक्सिक गैसेस को इन्होंने यूज किया। टॉर्चर पे आते हैं, चौथा पॉइंट, टॉर्चर। जापानीज आर्मी जो थी वो नए नए तरीके ढूंढती थी टॉर्चर के लिए। ठीक है, जिस तरीके से ये प्रिजनर्स को टॉर्चर करती थी, लोग डर जाते थे, सहम जाते थे। टॉर्चर प्रिजनर्स को पहले टॉर्चर करते थे और उसके बाद खत्म कर देते थे। और एक तरीके से ये क्या था ना, देखिए टॉर्चर किया क्यों जाता, आपको लगता है कि टॉर्चर बड़े मजे के लिए, नहीं, टॉर्चर एक मैसेज देने के लिए भी किया जाता था। जैसे 1971 में भी जब पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ रेप किया, जब वहां की महिलाओं के साथ, या जब कभी भी ऐसा अगर इतिहास होता है, इतिहास में ऐसा इंसिडेंट होता है कि जब ऐसे मास रेप्स होते हैं, तो इसमें होता क्या है कि एक मैसेज होता है। मैसेज ये होता है कि बेटा अगर तुम हमारे साथ कुछ भी करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, एक मैसेज है। तो यहां पे भी एक मैसेज था जापान का। जापान टॉर्चर करता था तो एक मैसेज था कि बेटा अगर तुम हमारे साथ ये सब करोगे तो हम तुमको ऐसी हालत करेंगे। तो इससे डर के मारे क्या था ना कि आपका मनोबल टूट जाएगा, आप उसके ऊपर हमला ही नहीं करोगे। आपको पता है वो इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर पकड़ लेगा तो हम करेंगे क्या। तो इतनी बुरी हालत है। यहां पे जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था, तो जापानी आर्मी ने एक अमेरिकन P-51 फाइटर पायलट को, मार्कस मैकडिल्डा नाम था, उसको कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और बहुत दिक्कत थी। तो टॉर्चर, ये नए नए तरीके जो है वो टॉर्चर, नाखून उखाड़ देना है तो बहुत ही कॉमन टेक्निक होती है, और उसके बाद फिर मारना, पीटना, और एक अंग को जला देना, और मतलब बहुत खतरनाक। ठीक है, फिर उसके बाद एलाइड फोर्सेस को कैप्चर करना, उनको मारना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कैनिबलिज्म। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि जापान के कुछ आर्मी जो हैं वो इंसानों का मांस भी खाते थे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं। होता क्या था कि इंसानों को बांध दिया जाता था, उनके सामने उनके फ्लैश को, उनके मांस को काटा जाता था, और उसके बाद कुछ लोग जो हैं उस मांस को खाते थे उस इंसान के सामने। ठीक है, तो इसलिए ये भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है। फिर उसके बाद जबरदस्ती हंगर, देखो जापानी सप्लाई काट देते थे और लोगों को ऐसे मरने के लिए छोड़ देते थे, और जब तक वो मर नहीं जाते थे भूख से तब तक। फिर उसके बाद फोर्स्ड लेबर देखिए, जब जापान और रशिया का वॉर हुआ था तो 80,000 रशियंस को जापानी ने कैप्चर कर लिया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर मतलब युद्ध के कैदी, तो ये क्या होते थे, इनको फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था। जापानियों ने सबको पकड़ा और फोर्स्ड लेबर, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा चाइनीज सिविलियंस को पकड़ के इन्होंने फोर्स्ड लेबर करवाया है। गोवा जो एक जापानीज एशिया डेवलपमेंट बोर्ड था, वो फोर्स्ड लेबर के लिए ही था, पकड़ के लेके आते थे और यहां पे ही फोर्स्ड लेबर करवाते थे। रेप की हम क्या ही बात करें दोस्तों। अगला पॉइंट है रेप कंफर्ट वुमेन की। आपने बात, मैंने अभी आपको बताया कि जापानी सरकार जो थी वो ढूंढती थी, वो गांव गांव में जाती थी और औरतों को पकड़ के उनका रेप करती थी।
ठीक है, ढूंढ ढूंढ के। आदमी तो मर ही जाते थे। उसके बाद वो ये करते थे, साथ ही साथ औरतों को बेच देते थे, सेक्स स्लेवरी, ढेर सारे कंफर्ट स्टेशन बनाए गए थे। ऐसा हुआ है कई बार। क्या होता था कि जापानी, कुछ ऐसी भी स्टोरीज हैं कि जापानी क्या करते थे, वो आते थे गांव में, घुसते थे और पूरे गांव को मांस मसाकर करते थे। साथ ही साथ कई बार वो क्या करते थे कि औरतों के सामने बच्चों को मारते थे। ठीक है, जो उसका बच्चा होता था औरतों के सामने उनको मारते थे। आदमी के सामने उस औरत का रेप करते थे और उसके बाद आदमी को भी मार देते थे और उसके बाद उस औरत को उठा के कंफर्ट स्टेशन में डाल देते थे। ये बहुत ही कॉमन स्टोरीज हैं जो पब्लिश होती हैं इस तरीके की। तो कंफर्ट स्टेशन ढेर सारे थे, बहुत सारे कंफर्ट स्टेशन बनाए गए थे और ये सब औरतों को किडनैप करके वहीं ले जाते थे। और आपको बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा कंफर्ट वुमेन्स थी। लूट तो खैर ये तो 1895 से लेकर 1945 तक जापानी इतने अमीर ऐसे ही हुए हैं कि चाइना से सब कुछ लूट लेते थे। जहां पे भी जाते थे एक एक चीज वो लूट के ले जाते थे। कोरिया से ही दोस्तों इन्होंने 1 लाख से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स जो है, और आज भी उसका मुकदमा चलता है भाई। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे आर्टिफैक्ट जो प्रीशियस मेटल्स हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई पेंटिंग हो गया, कुछ स्कल्पचर हो गया, वो सब लूट के ले गए थे। और यही नहीं, हॉस्पिटल शिप्स पे भी अटैक करते थे। अरे उनको तो छोड़ दो, मतलब जो शिप्स जो हैं वो रेड क्रॉसेस, मतलब रेड क्रॉस समझते हैं ना, जो हॉस्पिटल लेके जो मतलब मेडिकल सप्लाईज के लिए जाते थे, ठीक है, और जो इसमें डॉक्टर्स नर्सेज होती थी उनको भी नहीं छोड़ते थे। 1945 में अमेरिकन की तो हालत खराब की थी। तो ये सारे क्राइम्स जो है ना, हम देखते हैं कि इतने सारे वॉर क्राइम जापानियों ने कंडक्ट किए, इतनी बुरी हालत थी, ढेर सारे मसाकर्स हो गए। और इसमें कंटेस्ट टू किल 100 पीपल यूजिंग अ स्वॉर्ड, कौन सबसे पहले 100 लोगों को मारेगा। तो बहुत सारे दोस्तों वॉर क्राइम जो है ना वो जापानियों ने किए। अब दोस्तों इसमें वॉर क्राइम बाद में ट्रायल्स भी चले भाई। जब 1945 में जब ये सब युद्ध खत्म हुआ तो इन सब पे ट्रायल्स भी चले। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया गया। इसमें अगर फेमस वॉर क्राइम्स की बात करें, आप इनके बारे में पढ़िएगा। बाटान वॉर क्राइम्स हो गया, उसके बाद फिर कंफर्ट वुमेन हो गया, कंटेस्ट टू किल मतलब कौन 100 लोगों को सबसे पहले तलवार से मारेगा, हेल शिप्स, हेल शिप्स बड़ा खतरनाक कंसेप्ट था। हेल शिप्स की बात करें, इसमें क्या होता था कि ये वो शिप होता था जिसमें इनह्यूमेन लिविंग कंडीशन होती थी और यहां पे क्रू पे क्रुएलिटी करते थे। ये वो शिप्स थे जो इंपीरियल जापानीज आर्मी और इंपीरियल जापानीज नेवी जो है वो यूज करती थी। इसमें जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको, मतलब जो युद्ध कैदी थे उनको एक तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, पकड़ लिया उन्हें और उसके बाद जहां जापानियों ने स्टेशन बनाए थे, जेल बनाए थे, वहां पे ले जाते थे। तो वो शिप्स में इतनी खतरनाक कंडीशन होती थी, कहिए तो इंसान को चूहे खा जाएं, कीड़े खा जाएं, ऐसी खतरनाक। अगर मान लो कि एक कमरे में 5 लोगों की जगह है तो 20 लोगों को ठूस देते थे। किसी को बीमारी है तो ठूस दिया। और इसमें क्या होता था कि अगर कोई पागल हो जाता था या किसी को कोई दिक्कत होती थी तो उसको शिप से नीचे फेंक देते थे। तो इतनी बुरी हालत थी यहां पे। तो ये जो डेथ शिप्स है ना, बहुत ही खतरनाक। इस तरीके के बहुत वॉर क्राइम्स हुए हैं। रेप्स ऑफ नानकिंग की बात करें तो ये हुआ है, पॉलिसी हुई है। मंचाकू में जो वॉर क्राइम्स हुए हैं, ये सब दोस्तों आप पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सारे वॉर क्राइम्स हुए हैं। मैंने आपको देखिए जिस्ट तो बता ही दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन इन वॉर क्राइम्स के बारे में आप और भी पढ़िएगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन अभी अगर जापान की बात करें तो अभी जापान एक बहुत शांत देश है। मैं आपको ये देखिए, हमको जापान से समय नफरत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जापान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और अभी जापान एक बहुत ही, इनफैक्ट मेरे भी फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स जापान में काम भी करते थे। शानदार, मतलब अगर आपको जापान में रह रहे हैं तो इतना जबरदस्त डेवलपमेंट है और बहुत ही बेहतरीन। जापान अपनी पंचुअलिटी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए माना, और जापान ने बहुत बार माफी मांगी, हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगी, पैर पड़ पड़ के माफी मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। और अब जापान को अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। तो जापानी जो है ना, जापानी ने इस तरीके के वॉर क्राइम्स किए और उसके बाद फिर जापान को, आपको पता ही, फिर उनके पास, उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, फिर उन्होंने सरेंडर किया। तो ये सारी चीजें जापानीज आर्मी ने की। तो ये इतिहास में हुआ है, इतिहास में इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें हुई हैं। तो इसीलिए हमेशा हमको इतिहास से सबक लेना चाहिए। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके के लेक्चर्स मैं लाता रहूंगा और अब मैं एक ऐसा लेक्चर लेके आऊंगा, मैंने सोचा है मैं भारत की हिस्ट्री एक लेक्चर में ही कवर कर दूं, पूरा इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक। क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप इस तरीके का लेक्चर्स जाते अगर चाहते हैं। अगर ज्यादा मुझसे मैसेज आए, कमेंट बॉक्स में ज्यादा लोगों ने कमेंट किया और ये बोला, तो मैं पक्का ये लेक्चर इसी हफ्ते लेके आऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।